दिल्ली से लिए गए फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा भूचाल आने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया वाच 7 न्यूज पॉडकास्ट से मैं हूं योगेंद्र सिंह कौशल। दिल्ली से बड़ा फैसला, यूपी में तीन डिप्टी सीएम होंगे। क्या यह योगी आदित्यनाथ की पावर को कमजोर करने की साजिश है? जापान से निवेश लाने में जुटे सीएम योगी के पीछे उनकी ही पार्टी के नेता कुर्सी हिलाने पर तुले हैं। राजेश पाठक से काम नहीं बना तो तीसरे डिप्टी सीएम के लिए मैदान तैयार। आइए जानते हैं इस चक्रव्यूह की पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश में सत्ता गलियारों से सियासी खामोशी छा रही है, जो कि यह किसी बड़े सियासी तूफान के संकेत की तरह है। दिल्ली में बैठे कुछ लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चक्रव्यूह रचने में जुटे हैं, जिसका मकसद सिर्फ उनकी पावर को खत्म करना है। साफ दिख रहा है कि योगी ने यूपी में अपराध का खात्मा किया, आज उसे योगी को उनके ही घर में कमजोर करने की साजिश चल रही है। इसका सबसे बड़ा और कड़वा सबूत यह है कि योगी आदित्यनाथ अपनी मर्जी से जिलों का डीएम या एसपी तक तैनात नहीं कर पाए और न ही भविष्य में कर पाएंगे, इसकी तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री के विशेषाधिकारों पर दिल्ली में जिस तरह कैंची चलाई जा रही है, वह किसी स्वाभिमानी नेता के लिए अपमानजनक हो सकता है। योगी आदित्यनाथ मेहनत करते हुए वह ब्रांड यूपी का झंडा बुलंद करने सिंगापुर और जापान की सड़कों पर पसीना बहाते हुए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के सामने खड़े होकर यूपी में निवेश लाने की बात कर रहे थे। ठीक उसी वक्त उनकी गैरमौजूदगी में लखनऊ के सिंहासन को हिलाने की तैयारी दिल्ली में हो रही थी। दिल्ली में भाजपा ने एक साल पहले से सरकार और संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली थी। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि यूपी में तीसरी डिप्टी सीएम की तैयारी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक यह भी है कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। नई खबर यह है कि तीसरी डिप्टी सीएम का ऐलान हो सकता है, यानी क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए तीसरे डिप्टी सीएम पर चर्चा तेज हो गई है। या दूसरे शब्दों में कहीं तो दिल्ली से भाजपा ऐसा प्लान तैयार कर रही है ताकि वह अपनी जीत की गारंटी 100% कर पाए। बड़े सूत्रों के मुताबिक आने वाले एक महीने के भीतर न सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार होगा, बल्कि संगठन में भी बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकता है। सिलसिला शुरू हो चुका है, जल्द घोषित हो सकता है यूपी में तीसरा डीसीएम, साथ ही प्रदेश संगठन की भी नई टीम जल्द घोषित हो सकती है। इसमें कई पुराने पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां बदल सकती हैं या नई नियुक्तियां हो सकती हैं। मंत्रिमंडल में कई चेहरों को शामिल किया जा सकता है, मौजूदा कई मंत्रियों की छुट्टी होना भी संभव है। खबर तो यह भी है कि 100 विधायकों के साथ साथ संगठन से जुड़े सक्रिय पदाधिकारियों को भी मौका मिल सकता है। योगी जी वहां विदेश में यूपी के भविष्य के लिए विदेशी कंपनियों से हाथ मिला रहे थे, इधर पीछे से उनके ही अपनों ने उनकी जड़ें काटने का काम शुरू कर दिया। दिल्ली के शतरंज में सबसे बड़े मोहरे के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। खबरों के मुताबिक दिल्ली ने जानबूझकर ब्रजेश पाठक को खुला छोड़ रखा है ताकि वह योगी की सत्ता को चुनौती दे। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि ब्रजेश पाठक को हाईकमान से खुली छूट मिली है कि योगी के खिलाफ जो बन पड़े वह करे। पाठक के हालिया तेवर, दिल्ली दौरे और उनके विभागों में बयानबाजी साफ बता रही है कि उन्हें पीछे से किसी बहुत बड़ी ताकत का समर्थन हासिल है, जिन्हें दिल्ली ने बहुत पहले से योगी के सामने समानांतर शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया है। इन दोनों डिप्टी सीएम का मकसद अब सिर्फ एक योगी के हर फैसले में रोड़ा डालना और उनके प्रभाव को कम करना है। इन दोनों के बीच अब एक और खबर ने यूपी की राजनीति में आग लगा दी। खबर आ रही है कि यूपी में जल्द तीसरी डिप्टी सीएम की नियुक्ति हो सकती है। दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व 2027 के विधानसभा चुनाव के नाम पर योगी की ताकत को टुकड़ों में बांटने की फिराक में है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से निपटने का बहाना बनाया जा रहा है, लेकिन असल निशाना तो खुद योगी आदित्यनाथ ही है। योगी के बढ़ते कद को छोटा करने के लिए तीसरे डिप्टी सीएम का सहारा लिया जा रहा है, ताकि लखनऊ में मुख्यमंत्री की हैसियत केवल नाम की रह जाए। चर्चा तेज है कि किसी ऐसे चेहरे को लाया जाएगा जो योगी विरोधी माना जाता है। अब सवाल यह उठेगा कि क्या योगी के पास भविष्य में कोई बड़ा फैसला लेने की आजादी बचेगी, या उन्हें हर छोटी बात पर दिल्ली का मूड भांपना पड़ेगा। भाजपा के भीतर चल रही यह जंग का असर आने वाले एक महीने में दिखेगा। यूपी की सरकार और संगठन में बहुत बड़ा और जबरदस्त तूफान आने वाला है। दिल्ली में उन मंत्रियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है जिनकी योगी मंत्रिमंडल से छुट्टी मानी जा रही है। यह वे चेहरे हैं जो योगी के करीब माने जाते हैं, जिन्हें हटाकर दिल्ली अपने वफादारों को फिट करना चाहती है। संगठन स्तर पर यही खेल जिला अध्यक्षों से लेकर क्षेत्रीय अध्यक्षों तक नई टीम बनाई जा रही है। इसमें उन लोगों को चुना जा रहा है जो योगी के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार हैं। ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के नाम पर जातीय समीकरण साधने के बहाने योगी को उनके ही घर में बेबस करने की पूरी पटकथा तैयार है। सबसे डरावनी बात यह आपसी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई 2027 के विधानसभा चुनाव में कहीं भुगतनी ना पड़े। उत्तर प्रदेश की जनता आज भी सिर्फ योगी के चेहरे और बुलडोजर वाले इंसाफ पर भरोसा करती है। जो पार्टी की सबसे बड़ी जीत का आधार है, उसे किनारे लगाने में जुटे हैं।
ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की जोड़ी ने सरकार में अलग दड़ा बनाकर शासन को पंगु बना दिया है। अब ऊपर से तीसरा डिप्टी सीएम योगी को पूरी तरह अलग थलग करने की आखिरी कोशिश होगी। क्या दिल्ली भूल गई कि योगी को कमजोर करना यानी यूपी में भाजपा को कमजोर करना? 2027 की दिल्ली पर खड़ी भाजपा के लिए यह अंदरूनी कलह आत्मघाती साबित हो सकता है। योगी आदित्यनाथ की छवि एक साहसी नेता की है जो झुकना नहीं जानते, यही ही दिल्ली के कुछ नेताओं को खटक रहा है। ब्राह्मणों को खुश करने के नाम पर ब्रिजेश पाठक को खुली छूट, ठाकुर बनाम ब्राह्मण की बहस छेड़ दी। केशव मौर्य का पिछड़ा कार्ड और तीसरे डिप्टी सीएम से दलित या ओबीसी खेलने की तैयारी योगी के प्रशासनिक मॉडल को जातीय राजनीति की बेंट चढ़ा रही है। अगर दिल्ली ने यह सिलसिला बंद नहीं किया तो यूपी में भाजपा का हाल ऐसा होगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। जनता योगी को उनके कड़े फैसलों के लिए जानती है, लेकिन जब कमान दिल्ली अपने हाथ ले लेगी तो योगी क्या करेंगे? क्या योगी इस अपमान को चुपचाप स्वीकार करेंगे या ऐसा रास्ता चुनेंगे जो दिल्ली के सिंहासन को हिला दे? इतिहास गवाह है, जब जब ताकतवर सीएम को दबाया गया, नतीजे पार्टी के लिए सुखद नहीं रहे। 2027 की तैयारी करने वाली दिल्ली खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रही। पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा कि योगी को कैसे तोड़ा जाएगा और क्या 2027 में वे अपनी शर्तों पर वापसी करेंगे। आज से 9 वर्ष पहले क्या था? अव्यवस्था किस स्थिति थी? दंगे, असुरक्षा, अव्यवस्था, अराजकता, ये वहां की पहचान बन गई थी। और पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश जो भारत की आत्मा का प्रदेश है, आज वह उत्तर प्रदेश उस विजन को जमीनी धरातल पर उतार रहा है। विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम वहां देखने को आपको मिलता होगा। अयोध्या में जब हम श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात करते हैं तो केवल राम मंदिर नहीं, ये भारत की मर्यादा का एहसास भी हर भारतवासी को कराता है। जब हम काशी में काशी विश्वनाथ धाम की बात करते हैं तो काशी विश्वनाथ धाम ये केवल अपनी विरासत को पुनर्स्थापना करने का ही कार्य नहीं, बल्कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम भारत की शाश्वत चेतना का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब हम मथुरा वृंदावन की बात करते हैं तो मथुरा वृंदावन कृष्ण की लीला का ही माध्यम नहीं, भारत की भक्ति का प्रतीक भी बनता है। दुनिया के अंदर भक्ति कैसे होती है उसका भाव देखना है तो मथुरा वृंदावन की भूमि उसका प्रतीक बनती हुई दिखाई देती है। और समरसता कैसे होती है, जो लोग भारत पर आरोप लगाते हैं कि भारत में भेदभाव होता है, लोग आपस में बटे हुए हैं, उन्हें भारत में प्रयागराज की धरती में समरसता के दर्शन करने चाहिए। जब महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालु एक साथ एक संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा, न बुजुर्ग है, न जवान, सभी लोग मिलकर के हर हर गंगे का आह्वान करते हुए सर्दी की परवाह के बगैर जब टेम्परेचर माइनस में जाता है तो वह गंगा यमुना के बर्फीले उस गंगा जल में आस्था की डुबकी लगा करके अपनी आस्था के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता हुआ दिखाई देता है। और यही तो भारत है। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन तिथि का भी महत्व होता है। आज 26 फरवरी है, 26 भी है और महीना दूसरा है और 2026 भी है। अगर आप इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो दोनों मिलकर के 8-8 का अंक होता है। ये दोनों चीजें दिखाती है कि हमारी पहल एक सकारात्मक है, आगे बढ़ रही है। भारत और जापान के संबंधों को ये दोनों महत्वपूर्ण प्रांत मिलकर के एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। और उस पहल के लिए मैं यामानासी के माननीय राज्यपाल का, उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
मैं इस अवसर पर अवश्य जो अन्य जिज्ञासाएं हमारी थी, जैसे आज अभी इसके उपरांत हम लोगों को यहाँ की सेमी स्पीड ट्रेन की राइडिंग का भी एक अवसर हमारी डेलीगेशन को प्राप्त होगा। 500 से 600 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। हमें यहां के रोबोटिक सेंटर को भी देखने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि रोबोटिक आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। और इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में रोबोटिक के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है कि इस दिशा में हम उस शोध को और आगे बढ़ाएंगे जो आज की आवश्यकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर अन्य एग्रो ग्रीन से जुड़ी हुई कुछ अन्य प्रोजेक्ट को भी हमें देखने का अवसर प्राप्त होगा। मैं यामानासी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और विश्वास करता हूं कि जापान गवर्नमेंट, यामानासी की गवर्नमेंट इसी प्रकार से प्रोएक्टिव होकर के जापान को एक विकसित जापान की दिशा में जो उनकी पहल है, वह पहल न केवल जापान की दृष्टि से बल्कि विश्व मानवता की दृष्टि से एक पहल आगे बढ़ सकती है। ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को और तकनीक को सर्वसामान्य तक पहुंचाने के इस अभियान के क्रम में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है। मैं एक बार फिर से यामानासी के माननीय राज्यपाल और उनकी पूरी टीम के प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए भारतीय दूतावास ने हम लोगों के लिए पूरी यात्रा के दौरान जिस प्रकार की व्यवस्थाएं दी हैं, उनके लिए भी श्री नरेंद्र उपाध्याय जी और उनकी पूरी टीम ने भी प्रोएक्टिव होकर के इस पूरे कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने में, उसके आयोजन करने के लिए जो भूमिका का निर्वहन किया है, उनके लिए भी हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।